देश में जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की गूंज है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ कोहराम मचा हुआ है। जी हां, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के साथ साथ 9 महानगर पालिका के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, यानी इसे मिनी असेंबली इलेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, जब इतने बड़े चुनाव हो तो एक ऐसा व्यक्ति जो कॉर्पोरेटर से मेयर, मेयर से विधायक यानी एमएलए और एमएलए के बाद मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देवेंद्र जी, आपके पीछे एक शेर रखा है और बात हो रही है कि हलक में हाथ डालकर दांत गिनेंगे आप। नहीं जी, देखिए, जब हमारी सभाएं चल रही थी तो शिवसेना की ओर से उद्धव जी ने कहा कि भाई हम शेर है, आपने शेर का पंजा नहीं देखा। तो ये पुरानी बात है। मैंने उस समय कहा था कि भाई हम तो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनने वाले लोग हैं। इस बार उन्होंने वापस इस बार वो बात कही, तो मैंने कहा भाई मैं तो शेर नहीं हूं, मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन जब सामान्य आदमी के पीछे जनता खड़ी होती है तो उसमें 10 बब्बर शेरों का जुनून आता है, ताकत आती है। और मैंने कहा मेरी कुल देवता ये नरसिंह है, और इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ मैं लड़ाई कर रहा हूं और भ्रष्टाचार का पेट फाड़ने का काम मैं करने वाला हूं। तो ये माना जाए देवेंद्र जी कि चूंकि आपकी सरकार में वो सहयोगी हैं, तो ये देखा जाए अपने ही होंठ अपने ही दांत कैसे एक दूसरे को चबाएंगे? नहीं जी, देखिए, मूल रूप से अगर हम देखें तो जिस समय ये चुनाव आया, ये चुनाव आने से पहले पिछले 2 सालों में बीएमसी में कई प्रकार के घोटाले सामने आए। मैंने कहा कि भाई ये अलायंस अगर हमको करना है तो हमने विचारपूर्वक करना चाहिए। ये इन घोटालों के ऊपर हमने कोई ना कोई एजेंडा रखना चाहिए। उद्धव जी का कहना था कि भाई आपके पास देश है, आपके पास महाराष्ट्र है, मुंबई हमको मिलनी चाहिए। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे देने में। आप 122 सीटें लड़िए, मैं 105 सीटें लड़ने को तैयार हूं, मेयर आपका बनेगा। लेकिन मेरी शर्त एक ही है कि इतने घोटाले होने के बाद जनता के सामने हमको जाना है तो विश्वास पैदा करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो क्या इन घोटालों की जांच को लेकर आप गंभीर हैं कि ये जांच आगे पीछे आप शुरू करवाएंगे? मैंने तो शुरू कर दी है ऑलरेडी। रास्ता घोटाले का रिपोर्ट आया, उसमें एफआईआर कर दिया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी हो गई। कचरा घोटाले का भी एफआईआर हो गया, और ये जो नाला सफाई घोटाला है उसका भी एफआईआर हो गया है। ये जो ऑक्ट्रा का घोटाला है उसमें एसआईटी काम कर रही है। तो ये तो हमने किया ही। लेकिन देवेंद्र जी, बात आती है कि आपको गीदड़ भपकियां बहुत दी जा रही हैं कि भाई हम समर्थन वापस ले लेंगे और ये सारी बातें, तो क्या वाकई आपकी सरकार नोटिस पीरियड पर है? देखिए, मैंने कोई नोटिस को नोटिस नहीं किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहता हूं। इसे आप अल्टीमेटम नहीं मानते? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। देवेंद्र जी, बात की जाए जो शाब्दिक बाण चल रहे हैं, किसी का चुनाव चिन्ह अगर धनुष बाण है, तो इस तरह के जो बाण चल रहे हैं उसको लेकर जो स्तर है वो आपको नहीं लगता बहुत नीचे गिरता जा रहा है? देखिए, पूरे चुनाव में अगर आप मेरे भाषण देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मैंने कभी भी स्तर नहीं गिरने दिया। मेरे भाषणों में मैं 80% बात करता हूं विकास की, विजन की, आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, आज तक क्या किया है, और 20% बात करता हूं राजनीति की, चाहे वो शहर हो चाहे ग्रामीण हो। लेकिन मैंने कभी निचली बात नहीं की। कुछ लोगों ने की, वो उनका फैसला है, किस प्रकार से प्रचार करना वो तय कर रहे हैं। पर मैंने तो तय कर लिया है और मेरा पूरा कैंपेन आज समाप्त हो गया। और पूरे कैंपेन के कोई भी भाषण निकाल कर देखिए, 70 से ज्यादा जगह भाषण किया मैंने। अब निकाल कर देख लीजिए, एक भी भाषण आपको ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि मोदी जी भी उनके निशाने पर होते हैं। अगर भाषण में हो वो अलग बात है, लेकिन अखबार के जरिए तो आप रोज सवेरे अखबार खोलिए और दिखता है कि भाई प्रधानमंत्री निशाने पर हैं, लेकिन सत्ता में आपके साथ है, यहां पर भी और दिल्ली में भी। ये प्रधानमंत्री जी को निशाने पर लेकर उनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि देश प्रधानमंत्री जी के साथ में है। उनको सवाल पूछा जाता है कि 20 सालों से आपने क्या किया, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी तैयार कर ली कि कवर फायर करते रहो, लोगों को डिफ्लेक्ट करते रहो। व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस पीपल, कंफ्यूज देम। ये कंफ्यूज करने की बात चल रही है। भाई, बात हो रही है एमआईएम जिस ताकत के साथ मुंबई में उतरी है,
उसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, बीजेपी का ही अपना एक मोहरा और चेहरा एमआईएम के रूप में है। देखिए, हम किसी से भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे लेकिन एमआईएम से नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ बात कह देता हूं। क्योंकि जिन लोगों को देश का राष्ट्रगीत मंजूर नहीं है उनके साथ हम कभी भी अलायंस नहीं कर सकते। और जहां तक एमआईएम का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मुंबई में कोई उनका वजूद है। देवेंद्र जी, एक और बात आती है, सामना में जिस हिसाब से लिखा जाता है, बीच में ऐसी चर्चा थी, सुर्खियां थी कि आप उसमें चुनाव आयोग को जाने वाले हैं कि भाई उस पर बैन लगाया जाए, कुछ हो इस तरह से चीजें, तो क्या कुछ आपके मन में है? नहीं जी, हम कोई किसी पेपर पर बैन लगाना नहीं चाहते। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव का प्रचार समाप्त होने के बाद औरंगाबाद में उन्होंने सामना में शिवसेना की एडवर्टीजमेंट छापी, जिसको लेकर हमारे प्रवक्ताओं ने एक उनकी कंप्लेंट की और ये कहा कि भाई इनको ऐसी चीजें छापने के ऊपर बैन लगाइए। उसका अर्थ ये निकाला गया कि हम सामना पर बैन लगाना चाहते हैं, हम किसी पेपर पर बैन नहीं लगाना चाहते। देवेंद्र जी, लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो देखा गया है, सारे राजनीतिक दल आप ही को निशाना बना रहे हैं। राज ठाकरे हों, शिवसेना की बात तो दिखाई देती है, शरद पवार भी आप देखिए इसमें, तो आप आखिर इन चीजों को कैसे झेलेंगे? देखिए, इसका सीधा मतलब यह है कि मेरी ताकत है, बीजेपी की ताकत है। अगर बीजेपी और मैं निशाना बनते हैं तो हमारी ताकत इसीलिए बनते हैं, और ये सारे लोग इसी बात से प्रताड़ित है, निराश है और मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन मैं तो किसी के ऊपर हमला नहीं करता, मैं तो विकास की बात करता हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करता हूं और जनता मेरे साथ है। लेकिन बात की जाए, अगर एनसीपी ने साफ कर दिया कि भाई अगर ये नोटिस पीरियड वाकई नोटिस होती है तो वो अपना समर्थन आपको नहीं देंगे, जैसे कि राजनीतिक दलों में हमेशा कानाफूसी होते रहती है कि भाई एनसीपी आपके साथ आ जाएगी, तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट, और पवार कहते हैं आपस में दोनों मिले हुए हैं। देखिए मनीष जी, सियासत के गलियारों में आप बहुत सालों से हैं और इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिस सरकार के साथ 130 विधायक होते हैं वो सरकार गिरती नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और कौन रहेगा, क्या रहेगा, आज तो शिवसेना ही हमारे साथ में है, उन्होंने कोई अपना गठबंधन निकाला नहीं है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर मत जाइए, ये सरकार टिकने वाली है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है देवेंद्र जी, तो हम ये जानना चाहेंगे, इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या शिवसेना के साथ आप हाथ मिलाएंगे? मूल रूप से मुझे लगता है ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन अगर बनती भी है, नॉर्मली राजनीति में कोई नहीं, ऐसी संभावना का कोई जवाब नहीं देता, पर मैं जवाब दे रहा हूं। ऐसी परिस्थितियां बनती है तो साथ में आने का अगर कोई जरिया होगा तो एजेंडा ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का एजेंडा ही होगा, पोस्ट नहीं होगी। यानी परिवर्तन होकर रहेगा, सोच में भी होना ही चाहिए। देवेंद्र जी, एक और सवाल, चूंकि आप नागपुर से आते हैं, विदर्भ का क्या होगा? देखिए, इस चुनाव का मुद्दा विदर्भ नहीं है और लगातार उद्धव ठाकरे जी ने, राज ठाकरे जी ने जानबूझकर ये प्रयास किया कि इसी मुद्दे के ऊपर इस चुनाव को लाया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस चुनाव का यह मुद्दा है। जिस चुनाव का मुद्दा होगा उसमें इस मुद्दे के ऊपर निश्चित रूप से हम खुलकर बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और बार बार आपसे इस तरह का संवाद साधना बड़ा मुश्किल होता है। विदर्भ को लेकर आप क्या? देखिए, हमारी पार्टी की भूमिका उसमें स्पष्ट है और ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। तो केंद्र को जिस समय सही लगेगा उस समय केंद्र उचित कार्रवाई करेगा। आपके लिए सबसे बड़ी थ्रेट इस पूरे चुनाव में, सबसे बड़ा संघर्ष आपको सेना के अलावा और कौन से दल से लगता है? ये अलग अलग जगह अलग अलग लोग हैं, हम कॉमन है। कई हम सेना के साथ लड़ रहे हैं, कई एनसीपी के साथ लड़ रहे हैं, कई कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, कई कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कई सेना एनसीपी गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कई सेना कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। तो हम कॉमन है, बाकी सब के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन मुंबई की अगर बात की जाए देवेंद्र जी, तो मुंबई को लेकर आपको क्या लगता है? राज ठाकरे का आखिरी दौर तक प्रचार नहीं करना वो शिवसेना के लिए मदद थी, या आप लोगों पे ये भी कहा गया कि भाई कांग्रेस के कुछ लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस ने आपकी सहूलियत के मुताबिक सीटें दी हैं, तो ये कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग? देखिए, हमारी तो किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, पर हमारे अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने 60 सीटें ऐसी दिखाई
कि जिस पर शिवसेना और कांग्रेस ने अंडरस्टैंडिंग करके उम्मीदवार दिए हैं। तो ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग तो दिखाई पड़ती है, ये तो छुपता नहीं है राजनीति में। हमने किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, हम तो अपने बलबूते लड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है हम इस संवाद और साक्षात्कार के आखिरी दौर में मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलना चाहूंगा। खेलना क्या, जानना चाहूंगा। ये खेल तो नहीं हो सकता, लेकिन राजनीति में असीम संभावनाएं होती हैं। 10 महानगर पालिका है, 10 की 10 आपके लिए नाक का सवाल है। तो मैं आपसे हार या जीत पूछूंगा। बीएमसी जीत, ठाणे जीत, नागपुर बड़ी जीत, नासिक बड़ी जीत, शोलापुर बड़ी जीत, उल्लासनगर जीत, पिंपरी चिंचवड जीत, अकोला बड़ी जीत, अमरावती बड़ी जीत। तो यानी आप 10 की 10 सीटों पर बिल्कुल जीत रहे जीतेंगे। हैं। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जी हां, 2014 चुनाव में एक जुमला चला था। वो जुमला था, दिल्ली में नरेंद्र, मुंबई में देवेंद्र। जी हां, इस बार भी 5 बार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता दांव पर है, तो मुंबई में बैठे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए ये अग्नि परीक्षा और उनके लिए नाक और साख का सवाल है। इंतजार होगा कि बाजीगर कौन होगा 23 फरवरी के बाद। कैमरामैन विष्णु और प्रदीप सिंह के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, मुंबई। आप इंडिया न्यूज पर आए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।